वेलकम टू अब्जॉर्ब स्टोरी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक सीधी और कड़वी वार्निंग। अगर आपका दिल कमजोर है और आप इन हीरोज को आज भी मसीहा मानते हैं तो इस वीडियो को अभी छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आज मैं यहाँ भीड़ इकट्ठा करने नहीं बल्कि उन 1% एक्सपर्ट फैन से बात करने आई हूँ जो ये सच्चाई हजम करने का दम रखते हैं कि अवेंजर्स एंड गेम कोई जीत नहीं थी, वो मार्वल का सबसे बड़ा धोखा था और आने वाली डूम्सडे के नरक की असली नींव थी। लोग ऊपर ऊपर की सच्चाई देखकर तालियां बजा रहे हैं, पर नए डूम्सडे ट्रेलर के उस 2 सेकंड के हिडन फ्रेम को ध्यान से देखिए। दुनिया को सिर्फ एक नया विलन दिख रहा है, पर उस एक फ्रेम में वो काला सच छुपा है जो पिछले 7 सालों से हमारी आंखों के सामने एंड गेम में पल रहा था। ऊपर ऊपर की सच्चाई तो ये है कि टोनी ने चुटकी बजाई और दुनिया बचा ली, पर गहराई में उतरेंगे तो पता चलेगा कि हमारा मसीहा ही हमारा सबसे बड़ा कातिल बनकर लौटा है। इसलिए स्क्रिप्ट के इस हिस्से में आकर मैं आपको दोबारा वार्निंग दे रही हूँ। अगर आपको लगता है कि ये सच आपके दिमाग की फ्यूज उड़ा देगा तो अभी भी वक्त है, वीडियो बंद कीजिए और चली जाइए। मुझे अपना वॉच टाइम ऐसी भीड़ से नहीं बढ़ाना जो सच सुनने से डरती हो। निकल जाइए, ताकि जब मैं आगे असलियत पर उतरूं तो मेरे पास सिर्फ वो हार्डकोर फैंस बचे जो इस नरक की गहराई को नापने का दम रखते हैं। इस तबाही के सबसे अंधेरे पन्ने को अगर हम खोलकर देखें तो इस पूरे नरक की शुरुआत उस सुनसान फार्म से होती है जहां क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई अपनी फैमिली के साथ सुकून के पल बिता रहा था। वो बिना किसी डर के अपने बच्चों को तीरंदाजी की बहादुरी सिखा रहा था, पर उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि धरती के दूसरी तरफ वकांडा के मैदान में अवेंजर्स थैनोस के आगे घुटने टेक चुके हैं। अगले ही पल बिना किसी आहट के थैनोस की वो खौफनाक चुटकी पूरे यूनिवर्स का सीना चीर देती है और क्लिंट की आंखों के सामने उसकी पत्नी और उसके बच्चे हवा में राख बनकर उड़ जाते हैं। वो पूरे फार्म पर पागलपन में अपनी फैमिली को ढूंढता है, पर जब उसे इस अंधेरे सच का एहसास होता है तो उसके अंदर का मसीहा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। इस बेबसी और भयानक गुस्से में क्लिंट अपनी मर्यादा की सारी हदें तोड़ देता है और हॉकाई का रूप छोड़कर एक बागी यानी रूथलेस मास किलर रोनिन बन जाता है। वो टोक्यो से लेकर अलग अलग शहरों के अंधेरे में छिपकर दुनिया के हर उस बुरे इंसान को चुन चुन कर मौत के घाट उतारने लगता है जो इस स्नैप के बाद जिंदा बच गया था। और दरअसल ये एक टूटे हुए मोहरे की वही शुरुआत थी जिसे इस शतरंज के आगाज के लिए पहले दिन से ही ध्यान से सेट किया गया था। कहानी अब इस निराशा से आगे निकलकर अंतरिक्ष की उन सुनसान और काली गहराइयों में मुड़ती है, जहां टाइटन प्लैनेट की तबाही से बचकर टोनी स्टार्क और नेब्यूला एक डैमेज्ड स्पेसशिप में धरती की तरफ लौट रहे थे। दिन बीतते गए और पूरे 22 दिनों तक टोनी ने बिना खाने और बिना पानी के मौत के उस ठंडे सन्नाटे को झेला। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर थी और उसने जिंदा लौटने की उम्मीद पूरी तरह छोड़ दी थी। नेब्यूला एक साइबॉर्ग रोबोट थी, इसलिए उसे भूख या प्यास का असर नहीं हुआ, पर टोनी स्टार्क वहां अकेला अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए पेपर पॉट्स के लिए एक होलोग्राम मैसेज रिकॉर्ड कर रहा था। ठीक उस वक्त जहां टोनी मौत के आगे घुटने टेक चुका था, अचानक स्पेसशिप के सामने एक तेज सुनहरी रोशनी फूटती है और वहां कैप्टन मार्वल यानी कैरल डैनवर्स की एंट्री होती है। निक फ्यूरी ने मरने से पहले जो पेजर से कॉस्मिक सिग्नल भेजा था वही कैरल को धरती पर लाया था, और धरती पर पहुंचते ही जब उसे पता चला कि टोनी अंतरिक्ष में फंसा है तो वो उसे ढूंढने निकल गई। कैरल उस स्पेसशिप को अपने कंधे पर उठाकर रोशनी की रफ्तार से सीधा धरती पर अवेंजर्स HQ के आंगन में उतार देती है, जहां बचे हुए हीरोज इस रिकवरी एजेंट की वजह से टोनी को जिंदा तो देख लेते हैं, पर उन्हें नहीं पता था कि ये उसे मौत के उस आखिरी और भयानक जाल तक पहुंचाने का सिर्फ एक जरिया था। धरती के इस बेजान मैदान पर पहुंचते ही कैरल डैनवर्स अवेंजर्स के सामने एक ऐसा प्रपोजल रखती हैं जो सबकी सोच बदल देता है। उनका कहना था कि अगर थैनोस ने उन स्टोन्स को इस टाइमलाइन में यूज किया है तो क्यों ना हम दोबारा उन इन्फिनिटी स्टोन्स को उनकी पुरानी जगह से चुराकर इस टाइमलाइन में फिर से एक नया स्नैप करें। इस तरह मिट चुकी आधी दुनिया फिर से जिंदा हो सकता है। तभी रॉकेट उन्हें सिस्टम पर एक ऐसी वार्निंग दिखाता है जो सबको हैरान कर देती है। पूरे यूनिवर्स में ठीक 2 दिन पहले एक ऐसी विशाल कॉस्मिक वेव फूटी थी जो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा थैनोस ने पहली बार चुटकी बजाई थी।
अवेंजर्स को समझ आ जाता है कि थैनोस ने दोबारा उन स्टोन्स का इस्तेमाल किया है और इसी वेव के सिग्नल्स को ट्रैक करते हुए वो सीधा उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जहां थैनोस एक शांत बगीचे में अकेला रह रहा था। वहां पहुंचकर उन्हें एक खौफनाक और अंधेरा राज मिलता है। वो टाइटन अब पूरी तरह थका हुआ और कमजोर दिख रहा था। जब अवेंजर्स उसे पकड़ते हैं और स्टोन्स के बारे में पूछते हैं तो थैनोस बताता है कि उसने उन सभी इन्फिनिटी स्टोन्स का दोबारा इस्तेमाल करके उन्हें एटम के लेवल पर तबाह कर दिया है ताकि उनका दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर सके। इस भयानक गुस्से में थॉर एक ही झटके में थैनोस का सर काट देता है, पर स्टोन्स खत्म होने से सारी उम्मीद टूट जाती है और सारी टीम इस निराशा में बिखर जाती है। उस भयानक निराशा के बाद धरती पर 5 साल का एक लंबा और काला सन्नाटा छा जाता है और इन 5 सालों में सब बदल गया। थॉर नॉर्वे के एक कोने में जाकर एक शराबी और मोटा इंसान बन जाता है। हल्क खुद पर सालों तक एक्सपेरिमेंट करके ब्रूस बैनर के दिमाग को हल्क की ताकत के साथ जोड़कर प्रोफेसर हल्क बन जाता है और टोनी स्टार्क सबसे कट ऑफ होकर अपनी बेटी मॉर्गन के साथ एक हिल स्टेशन पर शांत जिंदगी जीने लौट जाता है। पर तभी एक पुराने लैब के वैन के अंदर फंसे स्कॉट लैंग यानी एंटमैन के लिए एक चूहा अचानक मशीन के पैनल पर चढ़ जाता है, जिससे क्वांटम मशीन स्टार्ट हो जाती है और स्कॉट लौट आता है। स्कॉट के लिए वहां सिर्फ 5 घंटे बीते थे, पर धरती पर 5 साल निकल चुके हैं। स्कॉट समझ जाता है कि क्वांटम रेल्म के जरिए हम वक्त में पीछे जाकर सब ठीक कर सकते हैं। वो सीधा कैप्टन अमेरिका और नटाशा के पास पहुंचता है और ये आइडिया बताता है, जिसमें उन्हें एक आखिरी उम्मीद दिखती है। दोस्तों, यहाँ आता है हमारा सबसे पहला माइंड गेम। आम फैंस को लगता है कि स्कॉट का बचना किस्मत थी, पर अपना लॉजिक लगाइए। क्या उस चूहे का मशीन चलाना महज एक इत्तेफाक था या मल्टीवर्स ने जानबूझकर अवेंजर्स को इस नई नरक में धकेला? कमेंट में अभी लिखिए क्वांटम ट्रैप। मुझे भीड़ के जवाब नहीं, सिर्फ आपका रियल लॉजिक चाहिए। स्कॉट, कैप्टन अमेरिका और नताशा जब इस टाइम मशीन का प्रपोजल लेकर टोनी स्टार्क के पास पहुंचते हैं तो टोनी साफ मना कर देता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डालना चाहता था। निराश होकर ये तीनों प्रोफेसर हल्क के पास जाते हैं, जहां हल्क के सारे टाइम मशीन के एक्सपेरिमेंट्स बुरी तरह फेल हो रहे थे और स्कॉट का शरीर कभी बचपन तो कभी बुढ़ापे में बदल रहा था। वहीं दूसरी तरफ टोनी स्टार्क सीक्रेटली अपने घर के लैब में जाविस के होलोग्राम के साथ एक मोबियस स्ट्रिप के कोड पर काम कर रहा होता है और अचानक उसकी सिमुलेशन एक्टिव हो जाती है। टाइम मशीन पूरी तरह रेडी थी। टोनी स्टार्क अपनी पत्नी पेपर पॉट्स की समझाने पर राजी होता है और अवेंजर्स HQ पहुंचकर कैप्टन अमेरिका को उनकी पुरानी वाइब्रेनियम शील्ड वापस थमा देता है। साथ ही नताशा टोक्यो के अंधेरे शहर में जाकर क्लिंट बार्टन रोनिन को समझाती है और उसे वापस लाती है, जबकि रॉकेट और हल्क नॉर्वे जाकर लीजी थॉर को राजी करते हैं। सारे अवेंजर्स अब 3 अलग-अलग टीम्स में बंटते हैं और अलग-अलग टाइमलाइंस में इन्फिनिटी स्टोन्स चुराने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसे टाइम हाइस्ट का नाम दिया गया था। उनके पास पिम पार्टिकल्स लिमिटेड थे, इसीलिए हर मेंबर के पास सिर्फ एक बार जाने और एक बार वापस आने का चांस था। उन्हें एक ही बार में सारे स्टोन्स चुराकर 2023 के वर्तमान टाइमलाइन में लौटना था। पहली टीम न्यूयॉर्क 2012 में जाएगी 3 स्टोन्स लेने, जिसमें टोनी स्टार्क, एंटमैन, कैप्टन अमेरिका और हल्क शामिल थे। दूसरी टीम में थॉर और रॉकेट एसगार्ड 2013 में रियलिटी स्टोन लेने जाएंगे और तीसरी टीम 2014 के मोरैक और वोरमीर प्लैनेट पर पावर और सोल स्टोन के लिए निकलेगी। स्टीव रॉजर्स सबको एक आखिरी महान स्पीच देता है और कहता है, व्हाटएवर इट टेक्स। और इसी के साथ सारे अवेंजर्स एक साथ वक्त के उस अंधेरे टनल में छलांग लगा देते हैं। पहली टीम पहुंचती है 2012 के न्यूयॉर्क के युद्ध में। हल्क सीधा गुरुमा द एंशिएंट वन के पास जाता है और उसे समझाता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद टाइम स्टोन थैनोस को दिया था, जिसे सुनकर गुरुमा उसे टाइम स्टोन थमा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टीव रॉजर्स चालाकी से सेप्टर से माइंड स्टोन निकाल लेता है, पर टोनी स्टार्क और स्कॉट लैंग से अवेंजर्स टावर में एक बहुत बड़ी गलती होती है। हल्क के सीढ़ियों से गुस्से में आने के झटके से टेसरैक्ट यानी स्पेस स्टोन फिसलकर लोकी के हाथ लग जाता है और लोकी वहां से फरार हो जाता है। स्पेस स्टोन के लिए टोनी और स्टीव को मजबूरन 1970 के कैंप लीहाई टाइमलाइन में जाना पड़ता है, जहां टोनी अपने पिता हावर्ड स्टार्क से मिलता है और स्पेस स्टोन निकाल लेता है, जबकि स्टीव एक्स्ट्रा पिम पार्टिकल्स चुरा लेता है।
दूसरी टीम में थॉर और रॉकेट 2013 के एसगार्ड प्लैनेट पर पहुंचते हैं। थॉर अपनी मां फ्रिगा को देखकर इमोशनल हो जाता है, जबकि रॉकेट चालाकी से जेन फॉस्टर के अंदर से रियलिटी स्टोन एथर निकाल लेता है और थॉर वहां से अपना पुराना हथौड़ा म्योल्निर भी वापस ले आता है। लेकिन सबसे भयानक नरक 2014 के वॉर्मीर प्लैनेट पर चल रहा था, जहां तीसरी टीम के क्लिंट बार्टन और नताशा पहुंचे थे सोल स्टोन लेने। वहां उन्हें रेड स्कल मिलता है, जो बताता है कि इस स्टोन के लिए एक जान के बदले जान देनी होगी। दोनों के बीच एक दर्दनाक लड़ाई होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए जान देना चाहते थे। पर आखिर में नताशा खुद को उस पहाड़ से नीचे गिरा देती है और क्लिंट के हाथ में सोल स्टोन आ जाता है। वहीं 2014 के मोरैक प्लैनेट पर नेबुला और जेम्स रोड्स पावर स्टोन लेने गए थे। रोड स्टोन लेकर सेफली निकल जाता है, पर फ्यूचर से आई नेबुला का ट्रांसमीटर अचानक पास्ट वाली नेबुला के नेटवर्क से सिंक हो जाता है। इस टेक्निकल ग्लिच की वजह से 2014 का थैनोस नेबुला की मेमोरी को हैक कर लेता है और उसके दिमाग के सारे रिकॉर्ड स्कैन करके अवेंजर्स का सारा टाइम हाइस्ट का प्लान देख लेता है। थैनोस नेबुला से पिम पार्टिकल्स चुरा लेता है और पास्ट की नकली नेबुला को तैयार करके उसे असली नेबुला का रूप देकर 2023 के टाइमलाइन में भेज देता है, ताकि वो क्वांटम टनल को खोल सके। दोस्तों, यहाँ गिरा लीजिए अपना दूसरा दिमाग घुमाने वाला ट्रिगर। क्या नेबुला का सिंक होना महज एक ग्लिच था, या उसे एक लिविंग बीकन की तरह यूज किया गया ताकि मौत का सौदागर सीधा अवेंजर्स HQ पहुंच सके? कमेंट में अभी अपना लॉजिक ठोकिए और लिखिए लिविंग बीकन। 2023 में सारे एवेंजर्स स्टोन्स लाकर नैनो गॉन्टलेट में फिट करते हैं। हल्क इस आर्मर को पहनता है और अपनी पूरी ताकत लगाकर चुटकी बजा देता है। चुटकी बजते ही सारी मिट चुकी आबादी वापस लौट आती है। सब खुश थे, पर उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। पास्ट से आई नकली नेबुला क्वांटम टनल खोल देती है और 2014 से थैनोस का विशाल जहाज सैंक्चुरी 2 सीधा उनके आंगन में उतर आता है। एक भयानक बम्बार्डमेंट होता है और पूरा अवेंजर्स HQ मलबे के ढेर में तब्दील हो जाता है। थैनोस का मकसद अब पूरी दुनिया को मिटाकर एक नया यूनिवर्स बनाना था, जहां सब उसे गॉड माने। मलबे से निकलकर आयरन मैन, थॉर और कैप्टन अमेरिका बिना किसी स्टोन वाले थैनोस से अकेले भिड़ते हैं, पर थैनोस की ब्रूट फोर्स के आगे तीनों तिनके की तरह बिखर रहे थे। थॉर को मौत के घाट उतारने ही वाला होता है कि अचानक स्टीव रॉजर्स थॉर का हथौड़ा यानी म्योल्निर उठा लेता है। स्टीव थैनोस से भयानक लड़ाई लड़ता है, पर थैनोस अपनी भारी तलवार से स्टीव की अनब्रेकेबल वाइब्रेनियम शील्ड के 2 टुकड़े कर देता है। ठीक तभी डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे पोर्टल्स खुलते हैं और मिट चुकी सारी सेना और सारे हीरोज मैदान में उतर आते हैं और एक भयानक युद्ध छिड़ता है। दोस्तों, यहाँ तीसरा ट्रैप गिरा कीजिए। अगर स्टीव रॉजर्स वाकई इतना वर्दी था, तो आखिर में कुर्बानी सिर्फ टोनी स्टार्क की ही क्यों हुई? क्या स्टीव का हथौड़ा उठाना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि टोनी को होश आ सके? कमेंट में अभी लिखिए स्टीव द पॉन। क्योंकि असल खेल तो तब शुरू होता है जब ये भयानक युद्ध अपने आखिरी अंजाम पर पहुंचता है। थैनोस सारे स्टोन्स को अपनी मुट्ठी में लेकर जैसे ही उंगलियां चटकाने वाला होता है, तब पूरे मैदान में होश खो चुका टोनी स्टार्क बिल्कुल बेबस होकर डॉक्टर स्ट्रेंज की तरफ देखता है। और स्ट्रेंज, वो कुछ बोलने के बजाय बिल्कुल खामोशी से अपनी सिर्फ एक उंगली उठाता है। हम सबको लगता है कि ये जीत का इशारा था, पर दोस्तों, यहाँ दिमाग की बत्ती जलाइए। वो कोई रास्ता नहीं था, वो स्ट्रेंज का दिया हुआ वो साइलेंट ऑर्डर था जो सीधा टोनी स्टार्क को मौत के कुएं में ढकेल रहा था। स्ट्रेंज जानता था कि अगर इस यूनिवर्स में कोई उसके मल्टीवर्स के नए मास्टर प्लान को समझ सकता है या उसे आगे चलकर रोक सकता है, तो वो सिर्फ टोनी स्टार्क का दिमाग है। स्ट्रेंज को थैनोस से नहीं, बल्कि आयरन मैन के उस दिमाग से डर था जो आगे चलकर पूरे यूनिवर्स की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला था। उसने टोनी को एक ऐसी कुर्बानी देने पर मजबूर किया ताकि उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हमेशा के लिए साफ हो जाए। और हमारा सच्चा टोनी उस चालबाजी को समझ नहीं पाता। वो थैनोस के हाथ से स्टोन्स छीनकर पूरे होशो हवास में बोलता है, आई एम आयरन मैन। और फिर होती है वो चुटकी। यहाँ 1 सेकंड का सन्नाटा और हमारा मैजिक स्नैप साउंड इफेक्ट बजे। चुटकी बजते ही थैनोस की सेना राख हो जाती है, पर उस तबाही के धुएं के पीछे हमेशा के लिए बुझ जाता है हमारा सबसे बड़ा हीरो। अवेंजर्स को लगा उन्होंने एंड गेम जीत लिया, पर सच तो ये है कि उन्होंने अनजाने में डॉक्टर स्ट्रेंज के उस नए नरक का दरवाजा खोला है, जहां अब उन्हें बचाने के लिए कोई आयरन मैन जिंदा नहीं बचा।
क्या स्ट्रेंज ने वाकई 14 मिलियन रास्ते देखे थे, या ये सब उसकी अपनी एक फिल्म के आखिर में टोनी का फ्यूनरल होता है और स्टीव रॉजर्स सारे स्टोन्स को वापस उनकी जगह रखने पीछे जाता है, पर वो बूढ़ा होकर लौटता है और अपनी शील्ड फैल्कन को थमा देता है। दोस्तों, अब यहाँ बचेगा आपका असली डूम्सडे राज जो बाकी फिल्मों से कनेक्ट होगा। क्या टोनी का मरना वाकई एक सैक्रिफाइस था, या डॉक्टर स्ट्रेंज ही वो साइलेंट ट्रेटर था जिसने जानबूझकर टोनी को मरवाया ताकि डॉक्टर डूम के आने का रास्ता साफ हो सके? अगर आप इस असली साजिश के पीछे छिपा डॉक्टर स्ट्रेंज का असली सच जानना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाइए और लिखिए इन्फिनिटी ट्रूथ। अगर इस वीडियो पर आपका जुनून और कमेंट्स का तूफान आ गया तो अगले संडे में इस नई नरक का दरवाजा आपके लिए खोल दूंगी। और अगर आप इस तरह की डार्क पोस्टमार्टम देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल अब्सॉर्ब स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कीजिए। तैयार रहिए क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है।